Hello everyone, welcome to Engineer Success Academy. This is lecture number 3 of your electromagnetic theory, and in this lecture I am going to discuss coordinate system. जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगी योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो सबसे पहले कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होता है एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी का आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. क्लियर? उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपका किसी भी क्वांटिटी का कितना वैल्यू है और उसका क्या डायरेक्शन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. देन व्हाट इज नीड ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस व्हाई वी नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपके जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी all physical quantities are function of space and time. इसका क्या मतलब हुआ? स्पेस एंड टाइम. इसका मतलब हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में डील करोगे अगर वो फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम है, मतलब इसका कि स्पेस के किसी भी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो आपकी दूसरे पॉइंट से चेंज हो सकती है. मतलब हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन का उस क्वांटिटी का आपका वैल्यूज नोन होना चाहिए. तो इन सारे पॉइंट पे अगर वैल्यूज आपको नोन होना चाहिए तो आपको क्या चाहिए? एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी जो यूनिकली हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यूज को क्या करे? डिफाइन कर पाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है आपका दैट इज योर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है. और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो उस फिजिकल क्वांटिटी को गिवन पॉइंट पे डिफाइन कर सके. साथ ही स्पेशियल वेरिएशन मींस पॉइंट P1 से P2 अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मूव हुआ तो उसमें क्या आपका स्पेशियल वेरिएशन होगा उसको वो मेजर कर सके और साथ में क्या दे सके? वो डायरेक्शन की वैल्यू दे सके आपके फिजिकल क्वांटिटी का. तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपका. टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखते हैं एक होता है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो आप बोलते हो कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल या जो भी बोलते हो वो आपका टाइप नहीं है, वो सब टाइप्स हैं. तो इसमें हम देखेंगे वो सब टाइप्स होते हैं आपके ऑर्थोगोनल सिस्टम्स के. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है. तो ऑर्थोगोनल सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं. मींस एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इज वन इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री टू ईच अदर. इसका क्या मतलब है? 90 डिग्री टू ईच अदर. तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें सारे कोऑर्डिनेट जो होंगे 90 डिग्री टू ईच अदर होंगे उसे हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे. और जिसमें 90 डिग्री टू ईच अदर नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपका सेकंड टाइप है. दिस इज योर नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसको डील करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और साथ ही ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो इसको हम डील नहीं करते. और साथ में गेट के सिलेबस में आपको नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील नहीं करना है, तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी. मैं सिर्फ ऑर्थोगोनल सिस्टम को आपको डिस्कस करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं आपका ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ये क्लियर हो चुका है. 90 डिग्री टू ईच अदर सारे आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसे हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे. और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें भी आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक होते हैं कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप ऑलरेडी जानते हो. एक होता है सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सेकंड थर्ड वन इज योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. फोर्थ वन भी होते हैं इलिप्टिक, देन पैराबोलिक, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और मेनी मोड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम. मीन्स जो प्रॉब्लम आपको गिवन है वो किस सिमेट्री में उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं. बट हमें जो कवर करना है वो ओनली 3 कवर करना है. फर्स्ट 3 मीन्स कार्टेशियन एंड या रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये 3 को ही मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि यही आपके गेट के सिलेबस के लिए सफिशिएंट है और आपके कंप्लीट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझने के लिए ये सफिशिएंट है. तो ये 3 को मैं डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से या रेक्टेंगुलर, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. तो इसमें आपका एनी पॉइंट अ पॉइंट P इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है. तो किसी भी पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना मतलब उस पॉइंट पे आपके कौन कौन से पैरामीटर्स या वैल्यूज होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं. क्लियर? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल या पैरामीटर्स. तो इस पॉइंट P को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाई एक्स वाई जेड. जहाँ पे एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर नोन एज योर वेरिएबल या पैरामीटर ऑफ
आपका गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पैरामीटर कौन कौन सा है? एक्स, वाई एंड जेड। तो जो आप हमेशा क्लास 12 से इसे देख रहे हो, तो दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस ये आपका ड्रॉ करने का क्या मतलब है? दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड जेड। जस्ट कंसिडर करो, आप किसी भी वॉल का कॉर्नर को देखो तो वहां पे आपको 3 लाइंस दिखेंगे। 3 लाइंस, एक आपका हाइट होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। तो यही आपका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड जो होंगे उसके 3 पैरामीटर्स होंगे और वो तीनों देखना आपस में 90 डिग्री टू ईच अदर है। वॉल का एक कॉर्नर, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री टू ईच अदर। सो दिस इज योर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे पे म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो x की अगर हम वैल्यू देखें तो इस डायरेक्शन में अगर हम ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये एक्स वाई प्लेन है और दिस जेड इज योर परपेंडिकुलर। तो x की अगर हम वैल्यू देखें तो कहां से कहां तक x की वैल्यू वेरी कर सकती है? x जितना पॉजिटिव में जा सकता है उतना निगेटिव में भी आपका x की वैल्यू वेरी कर सकता है। तो दिस इज योर x। तो x का रेंज आपका -∞ टू +∞ हो सकता है, दैट इज योर +∞ टू -∞। लेकिन आपका यूनिकली हर एक पॉइंट को डिफाइन करना है। तो मान लो अगर पॉइंट मैंने ऐसे लिखा p इक्वल्स टू आपका x की वैल्यू मान लो आपने इन्फिनिटी लिखा, x वाई एंड जेड। एक्स की वैल्यू आपने क्या लिखा? इन्फिनिटी लिखा और वाई जेड किया। तो क्या इन्फिनिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन्फिनिटी पॉइंट आपका अनडिफाइंड है, तो इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए ये जो पॉइंट होगा इन्फिनिटी, ये वैल्यू जो होगा पैरामीटर का, वो आपका इंक्लूड नहीं होगा इसके रेंज में। तो एक्स का अगर हम रेंज की बात करें तो उसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी? -∞ टू +∞, बिकॉज -∞ एंड +∞ बोथ आर अनडिफाइंड। तो इस केस में x का रेंज इस तरह से होगा। सेम आपका y का अगर रेंज लोगे तो कहां से कहां जाएगा? -∞ टू +∞। और z का भी अगर रेंज लोगे तो कहां से कहां तक जाएगा? -∞ टू +∞। तो इस तरह से x, y और z का रेंज ऑफ जो वैल्यूज है वो आप कोऑर्डिनेट की फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब इतना रेंज तक वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी भी एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अ वेक्टर a इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज या रिटन एज, वेक्टर a को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर a इक्वल्स टू ax, ay, az। इसका मतलब है कि ax जो है कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, ay y डायरेक्शन में है, az आपका z डायरेक्शन में। सेम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। देखो यहाँ पे एरो नहीं है, बट इसका या तो आप ऐसे लिख सकते हो ax, ay, az, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एरो के साथ भी। तो अब ये दोनों ही आपके वैलिड है, ax, ay और az। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को हमें क्या करना है, किसी x डायरेक्शन में उसके कितने कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में उसके कितने कंपोनेंट है और z डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट है, उस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे ax, ay, az क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग x, y एंड z डायरेक्शन। दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन ax, दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन एंड दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल देखो, यहाँ पे अगर y आपका ये ओरिजिन था, ये आपका y है, तो ये आपका -y है, मतलब ये कंप्लीट y एक्सिस है। क्लियर? तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हमें डायरेक्शन कौन सा लेना है? हमेशा यूनिट वेक्टर आपका हमेशा होता है अलोंग द इंक्रीज इन पैरामीटर। जहां पे पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होती है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं। तो 0 से अगर हम इस तरफ जाए राइट हैंड साइड तो आपका y इंक्रीज होगा, और 0 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो y आपका रिड्यूस होगा। इसलिए यूनिट डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन आपका ay मतलब टुवर्ड्स राइट होगा आपका ओरिजिन से। सेम अगर x की बात करें तो x इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका यूनिट वेक्टर जो है इस तरह से है। अगर z डायरेक्शन की बात करें तो z इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यूनिट वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर को हमें हमेशा किस डायरेक्शन में लेना है? जिस डायरेक्शन में पैरामीटर की वैल्यू क्या हो? इंक्रीज हो। ओके, कोई भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, यूनिट वेक्टर हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन से हम ऑलरेडी फैमिलियर थे तो उसको समझने में ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा, लेकिन सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस केस में इसमें ये भी देख लो, अगर पॉइंट P को हमें रिप्रेजेंट करना है, पहले इसको देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कैसे रिप्रेजेंट करो। अगर पॉइंट P है आपका x, y, z, मतलब ये क्या है? x ax है कंपोनेंट, ये क्या है आपका ay कंपोनेंट है, और ये क्या है आपका az कंपोनेंट है। तो यहाँ पे x में कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपका ax, यहाँ से यहाँ तक आपका ay, दिस इज योर ay, और यहाँ से यहाँ आप कहाँ जाओगे? a ऑफ z, दिस इज योर a ऑफ z। तो इस तरह से हम ax, ay, az को रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉइंट P तक हम पहुंच जाएंगे। दैट इज पॉइंट P क्या है आपका? x, y, z, दैट इज ax, ay और az है। तो इस तरह से किसी पॉइंट की वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको सबसे पहले हम कहाँ यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जैसी सिमेट्री होगी प्रॉब्लम की उसके हिसाब से अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो इसमें अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा हो जहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात हो, प्रॉब्लम ऐसा हो जहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात हो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब होता है कि जो आप प्रॉब्लम को डील कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। सर्कुलर सिलेंड्रिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सिलेंडर को अगर आप ड्रॉ करोगे, वो एक सिलेंडर को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका सिलेंडर होगा। तो यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करते हो तो इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप क्या लोगे? सिलेंडर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ से यहाँ जाओगे, मतलब क्या चाहिए आपको? एक रेडियस चाहिए सर्कल का। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक अगर जाओगे तो यहाँ पे एक रेडियस चाहिए सर्कल का, और उसका सर्कल के रोटेशन के लिए कितना चाहिए? एक एंगल चाहिए, दैट इज कंप्लीट 2 पाई। उसके बाद एक हाइट जाओगे जेड, तो आप कंप्लीट क्या बना लोगे? एक सिलेंडर को बना लोगे। तो सेम वे में हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक सिलेंडर का अगर ये कंप्लीट पार्ट था, अगर इसके एक पार्ट को देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? ये वैल्यू है आपकी, ये सिलेंडर है आपका, दिस इज योर फाई एंगल, दिस इज योर रो। तो ये सर्कल है आपका, ये आपका सर्कल है। देखो यहाँ से कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल मिल जाएगा, इसको कंप्लीट करोगे तो आपको ये सर्कल यहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ से अगर आपको ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट P है आपका, दिस इज योर, कंसिडर दिस पॉइंट इज योर P, दिस इज योर P पॉइंट। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये आपका सिलेंडर का देखें, ये अगर सिलेंडर आपको बनाना है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P को अगर सिलेंडर पे देखो तो सबसे पहले सिलेंडर का अगर बनाना है तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, जहाँ पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उस सर्कल पे आपका वो पॉइंट क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि ये तो सिंपल आपको हाइट देगा जेड, जो आपका जेड डायरेक्शन में हाइट h है ऑफ सिलेंडर, जिसको हम h भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक रो को ट्रेवल करना होगा, दैट इज इक्वल टू रो, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस रो से ट्रेवल करके आप एक पॉइंट P पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे एंगल आप क्या करोगे? एक फाई एंगल को ट्रेवल करोगे, दैट इज योर फाई। और यहाँ से फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से। अगर ये हमारा रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहे तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से ये पूरा आप क्या करोगे? एंगल कवर करोगे 2 पाई। उसके बाद आप क्या जाओगे? एक हाइट h जाओगे यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ से आपका हाइट h जाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? जेड मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या हुआ? सबसे पहले रो आया, फर्स्ट इज योर रो, देन योर फाई, और उसके बाद आपको क्या मिला? जेड। तो इस तरह से आप पॉइंट P को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो बाई रो, फाई एंड जेड। क्लियर? द पॉइंट P इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेड एज रो, फाई एंड जेड। सबसे पहले हमने क्या किया? एक रेडियस के लिए, सर्कल के लिए एक रेडियस लिया, जिसका रेडियस आपका रो था। उसके बाद हमने सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए एंगल फाई की रिक्वायरमेंट थी, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर लिया, जितना हमें हाइट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर जेड, जो आपका जेड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हमने जेड लिया। क्योंकि इस सर्कल पे जो परपेंडिकुलर आपका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर लास्ट क्लास में डिस्कस की हूं मैं, वो आपका क्या होगा? इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर एक्स वाई के, तो ये क्या किस डायरेक्शन में होगा? आपका जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका हाइट जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे रो आपको क्या बोलोगे आप? रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर पासिंग थ्रू द पॉइंट P। क्लियर है? यहाँ भी आपका रो है, ये भी आपका पॉइंट P से पास कर रहा है, तो ये भी आपका रो है। देखो, दिस इज ऑल्सो योर रो, ये भी आपका रो है, दैट इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस से अगर हम देखें, अगर ये सिलेंडर है तो जेड एक्सिस से हमेशा ये वैल्यू जो रेडियस का होगा, ये क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। अगर ये आपका जेड एक्सिस है, दिस इज योर जेड एक्सिस, तो यहाँ पे हमेशा इस पॉइंट से हमेशा आपका रो की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? आपकी सेम होगी जेड एक्सिस से। किसी भी सर्कल के सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो यहाँ पे फाई क्या है? एंगल मेजर्ड फ्रॉम योर फाई इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। फाई आपका एंगल जो है, हमेशा याद रखना, फाई जो आपका एंगल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। ये हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर होगा, एक्स एक्सिस से मेजर होगा, और किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा, क्योंकि जेड प्लेन में आपका हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। कॉल्ड एजुमेथल एंगल, इसको हम एजुमेथल एंगल भी बोलते हैं। फाई इज द एंगल मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, एंड कॉल्ड एजुमेथल एंगल। जेड क्या है? डिस्टेंस, सेम एज द कार्टेशियन सिस्टम में जो आपका डिस्टेंस था वही आपका डिस्टेंस होगा। तो ये आपका पैरामीटर का इंट्रोडक्शन था आपका फॉर सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कि एक सिलेंडर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट देखो आप,
तो अब कोई भी वेक्टर ए जो है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हो, यानी वेक्टर ए को अगर लिखना है तो हमें 3 पैरामीटर मिला, मतलब 3 पैरामीटर मतलब ये 3 पैरामीटर की वैल्यू ए रो ए फाई ए जेड, और इसके 3 डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ए रो ए फाई ए जेड में। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लिया, 3 पैरामीटर्स थे आपके पास, रो फाई और जेड, तो इसका मतलब इस 3 पैरामीटर के अक्रॉस आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर भी होगा, ए रो ए फाई और ए जेड, और ये आपका ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये तीनों जो होगा वो क्या होगा, म्यूचुअली यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होगा, दिस इज योर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होगा। तो ये हमें देखना है कि क्या ये रो फाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है या नहीं, उसको हम देखेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों रो फाई एंड जेड लेंगे, क्योंकि रो फाई एंड जेड से कंप्लीट सिलेंडर को आप डिफाइन कर सकते हो। अब रेंज ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें तो रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अगर ये आपका सिलेंडर है, ध्यान से देखो, अगर ये आप सिलेंडर ले रहे हो तो रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, मतलब ये पॉइंट आपका था, दिस इज योर एक्स, दिस पॉइंट इज योर वाई, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका रो का था, तो रो की वैल्यू 0 से होके इनफाइनाइट एक्सटेंडेड सिलेंडर बना सकते हो, पर इनफाइनाइट अगेन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इनफाइनाइट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब रो की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब पॉइंट से लेके आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड सिलेंडर हो जाएगा। अगर फाई की हम बात करें तो फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो फाई की वैल्यू जो होगी वो स्टार्ट होगी आपकी 0 से, ये एंगल आपकी, अगर इस पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे ये एंगल आएगी, अगर इसी पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे 0 एंगल होगी, ये फाई यहाँ पे होगी और ये फाई एक्सटेंड होती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, अगेन इस पॉइंट तक आएगी। अगर यही पॉइंट पे अगर वापस आप आ जाओगे तो ये जो एंगल कंप्लीट ट्रेवल हुआ कितना हुआ 2 पाई, तो 2 पाई जो होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब 2 पाई इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पाई की वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी, तो फाई आपका 0 से 2 पाई तक आएगा। और जेड की अगर बात करें तो जेड कहाँ से कहाँ तक आएगा, इस पॉइंट पे देखें तो जेड यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ से हाइट तक, तो हाइट पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे z की वैल्यू z है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये पॉजिटिव के लिए देखा, नेगेटिव के लिए एक्सटेंड हो सकता है, तो z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आपका इंक्लूड नहीं होगा, सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये पैरामीटर है, सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका भी रेंज ऑफ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी विदाउट इंक्लूडिंग माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज होगी। क्लियर है, ओके। तो ए रो ए फाई ए जेड आर द यूनिट वेक्टर इन रो फाई एंड जेड डायरेक्शन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, अगर मान लो आपने एक सर्कल लिया, कंसिडर करो दिस इज योर सर्कल, तो यहाँ पे आपने सर्कल का रो, ये हर जगह रो ही होगा, तो मान लो इस डायरेक्शन में हमने रो लिया, इस पॉइंट पे हम लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे ये ए रो होगा, और यहाँ पे हम देखें अगर ए फाई का डायरेक्शन, तो ये एग्जैक्टली इसके इस तरफ से होगा परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए फाई इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाएगा, और ए जेड कैसा होगा आपका, ए जेड शुड भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, समझ रहे हो, ये जैसे कि ये आपका, ओके, यहाँ से एक और क्लियर देखो, मतलब इस दोनों प्लेन पे आपका परपेंडिकुलर होगा ए जेड, क्लियर है, क्योंकि सर्कल पे परपेंडिकुलर आपका ए जेड होगा, तो कंसिडर करो, मान लो ये पॉइंट मैंने पी लिया, तो यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए रो, इस डायरेक्शन में आपका 90 डिग्री पे क्या होगा, ए फाई, और इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, ए जेड, तो इस तरह से ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ए जेड जो होगा एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज आपका नॉर्मली आउटवर्ड, अगर एक्स वाई जेड का हम सिस्टम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज का सिस्टम, एरो रेडियली आउटवर्ड एंड फाई आपका एंगल होगा, तो कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, इन सब के बीच का एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि कैसे ये 90 डिग्री है। अगेन देखो, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे आपकी यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी हम डील करेंगे। अब ये पता चल चुका है कि रो फाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अगर 2 यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी और यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रही हूँ। मान लो आपका ए रो डॉट ए रो की वैल्यू लेते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रो, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ a row and cos of angle between row. So this value is equals to magnitude of unit vector is 1, again this is 1, and cos of row की अगर हम वैल्यू ले तो cos of row की वैल्यू कितनी होगी, एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर रो एंड रो दैट इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर आपका हमेशा 1 होता है, इसलिए ए फाई ए जेड की भी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट मीन सॉरी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये आपकी 0 हो जाएगी। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, मान लो ए रो क्रॉस ए रो लेते हैं सबसे पहले, तो ए रो क्रॉस ए रो लोगे तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रो
then magnitude of a row and sine of angle between row and row, clear, and unit vector perpendicular to both a row, क्लियर। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ जीरो, रो के बीच के एंगल कितना होगा, जीरो, ये एंगल आपका जीरो हो जाएगा, क्लियर। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर आपका जीरो होता है, क्लियर। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर अगर लोगे आप तो कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए रो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाई, दोनों 1 1, और उसके साथ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रो एंड फाई पे परपेंडिकुलर क्या होगा आपका जेड, तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। यही आपका ए फाई ए जेड का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए रो हो जाएगा, और ए जेड ए रो का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए फाई हो जाएगा। तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को रिफर करो, वहां पे बहुत ही डिटेल में मैं यूनिट वेक्टर को पढ़ाई हूँ, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट को पढ़ाई हूँ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को पढ़ाई हूँ, तो उसको आप रिवीजन करो और इसको देखो, ये सारे आपके आइडेंटिटी जो है आपको मिल जाएंगे, आपको याद रखना है ये चीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब आपका एक ही प्लेन में आप क्या करोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करोगे और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करोगे। तो मान लो हमने क्या किया, एक्स, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एक्सिस, this is your y axis, this is your x axis and this is your z axis। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे हमने एक सिलेंडर को ड्रॉ किया, तो दिस इज योर सिलेंडर, क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट P तक हमें अगर आना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएंगे हम, क्लियर, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, और यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो हमने पॉइंट P से, ये पॉइंट P से इसके जस्ट नीचे, जस्ट पैरेलल इसका हमने क्या लिया है, मींस इसके जस्ट नीचे P डैश एक पॉइंट लिया है, एक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एक सर्कल बनेगा, ये भी आपका एक सर्कल बनेगा यहाँ पे भी, तभी आपका ये सिलेंडर है। तो यहाँ पे ये हमने कंसेप्ट लिया। अभी ये सर्कल में आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसी सर्कल को मैं कुछ इस तरह से कन्वर्ट की हूँ, उसको ध्यान से समझो आप, स्टेप बाय स्टेप समझो। ये पॉइंट P डैश था, यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ से ये चीज आपका ए रो है, ए रो एक वेक्टर, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए रो होगा, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का 2 कंपोनेंट पॉसिबल है। अब किसी भी वेक्टर को अगर हमें डिकम्पोज करना होता है तो हम इसको टू कंपोनेंट में डिकम्पोज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, जिस आपके प्लेन में वो वेक्टर रहता है। तो यहाँ पे इस प्लेन में आपका एक्स वाई प्लेन में रो अगर वेक्टर को हम देखें तो यहाँ से इस पॉइंट से हम क्या किए, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अलोंग वाई एक्सिस। ये भी 90 डिग्री है, देखो ये एंगल भी, ये चीज भी आपका 90 डिग्री है, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, दिस एंगल is your 90 degree, this one is your 90 degree and this one is also your 90 degree, ये भी आपका 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट P डैश से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपका x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। अब ये कंप्लीट सर्कल है, तो अब हमने क्या किया, इस सर्कल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसका ओरिजिन जो है 0 पे है, तो यहाँ पे हमने 0 शिफ्ट कर दिया। अब ये रो, ए रो वेक्टर है, ए रो आपका यूनिट वेक्टर रो के लिए, तो यहाँ पे हमने रो ले लिया इसके लिए, और इस पॉइंट को P डैश है तो ये हमने P डैश कर लिया। अब P डैश से हमें क्या करना है, x और y दोनों ही सिस्टम पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो दोनों पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट P डैश। तो P डैश से हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज योर 90 डिग्री, और y एक्सिस पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज योर 90 डिग्री, क्लियर। ये आपका रो था, दिस इज योर रो, और ये एंगल कितना है देखो, रो, दिस इज योर रो, दिस इज योर रो, तो ये एंगल कितना है, फाई है। ओरिजिन से अगर हम देखें तो x से रो तक का एंगल, x से P डैश तक का पॉइंट का एंगल क्या है, फाई। तो x ओरिजिन से अगर हम देखें तो x से P डैश तक का एंगल फाई, तो दिस एंगल आपका क्या हो गया, फाई हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने C लिया है, दिस इज योर पॉइंट C, क्लियर। पर ये जो लाइन होगा यहाँ से, मान लो इस पॉइंट को अगर हमने C डैश लिया, तो ये पॉइंट जो है 0 टू C डैश, ये जो है आपका, ये रेडियस ऑफ द क्या है, सर्कल, दैट इज इक्वल टू रो है। लेकिन 0 से जो C है आपका, वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, क्लियर। ये पॉइंट आपका C डैश है, और दिस पॉइंट इज योर C डैश एंड दिस पॉइंट इज योर C। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने C लिया, और जो y एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हमने B लिया, तो दिस पॉइंट इज योर B एंड दिस इज ऑल्सो योर B, करेक्ट। This is B, this is B, this is your C and this is also your C, क्लियर है। और ये पॉइंट ये C है।
तो इस तरह से इस सर्कल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सर्कल को यहाँ पे हम इस तरह से देखें डिटेल में तो हमें ये मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो यहाँ पे सी जो है, सी डैश यहाँ पे ए लिया है मैंने, सी डैश ही आपका, सी डैश इज इक्वल्स टू आपका ए है एंड दैट वैल्यू। तो यहाँ से 0 से ए की अगर जो वैल्यू देखे वो क्या है, रो है, क्लियर। और वही वैल्यू आपकी ओ से पी डैश की भी वैल्यू होगी क्योंकि वो भी वही रो है। और वही वैल्यू मान लो यहाँ पे एम लिया, इस पॉइंट को अगर हमने एम लिया और पी देखा तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दैट रो इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम पी। तो ये सारे वैल्यू रो के इक्वल ही होंगे। अब ये हमें पता है कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ये अगर रो है तो इसको आप डिकम्पोज करोगे एक्स एंड वाई के अलॉन्ग, तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ से हम cos फाई की वैल्यू निकालें तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई योर ओ पी डैश, ओ सी डिवाइडेड बाई योर ओ पी डैश। तो यहाँ से आपको cos फाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ओ सी आपका x है और ओ पी डैश आपका रो है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, x इज योर इक्वल्स टू रो cos फाई। सेम अगर sin फाई की वैल्यू निकालोगे तो sin फाई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज सी पी डैश डिवाइडेड बाई ओ पी डैश। तो सी पी डैश क्या है आपका, सी पी डैश आपका y के डायरेक्शन में, तो y डिवाइडेड बाई रो, तो यहाँ से आपकी y की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इस तरह से आप x एंड y को फाइंड आउट कर चुके हैं। और z की जो वैल्यू होती है वो z के इक्वल ही होती है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ से आपका रिलेशन जो आएगा कार्टेशियन इन सिलेंड्रिकल सिस्टम में कैसा आएगा, आपको x क्या मिला, x आपको मिला था रो cos फाई और y आपको क्या मिला है, रो sin फाई। तो इन दोनों को अगर स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अगर रो स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू रो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये रिलेशन मिल गया आपको दोनों में, और जेड आपका एज इट इज जेड रहेगा। अब एंगल की बात करें कॉस फाई, क्योंकि यही एक अननोन अब आपका रह गया, रो तो को आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, जेड को भी आपने डिफाइन कर दिया, बस फाई आपका रह गया। तो अगर यहाँ पे हम देखें फाई की बात करें, अगर फाई की वैल्यू हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में निकालना है तो अगर tan फाई की वैल्यू आप निकालोगे तो tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, tan फाई इक्वल टू सी पी डैश डिवाइडेड बाई ओ सी, आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो tan फाई की वैल्यू अगर हमने निकाला तो tan फाई की वैल्यू क्या होगा, सी पी डैश डिवाइडेड बाई ओ सी। तो सी पी डैश आपका y है और ओ सी आपका x है, तो यहाँ से आपको tan फाई की वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज इक्वल्स टू योर y बाई एक्स। तो फाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो देखो हमें रिलेशन मिल चुका है। रिलेशन हमने क्या किया है, रो फाई जेड को हमने डिफाइन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरह से रिवर्स भी आप कर सकते हो, एक्स वाई जेड को 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इन टर्म्स ऑफ रो फाई जेड डिफाइन कर सकते हो और इसको भी इसके रिवर्स में डिफाइन कर सकते हो। तो दिस इज योर रिलेशनशिप, रो इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज जेड एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो हमने रिलेशन देखा। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कम बुक में गिवन है डिटेल में। इवन मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बुक नहीं देखी जिसमें डिटेल में आपको ये चीज़ गिवन है, तो स्पेशली मैंने आपके लिए कंप्लीट कैलकुलेशन किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर यूनिट वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसका क्या मतलब है कि जो आपका ए रो, ए फाई और ए जेड गिवन है, सेम आपका ए एक्स, ए वाई और ए जेड है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच आपको रिलेशन निकालना है यूनिट वेक्टर टर्म, मतलब एक यूनिट वेक्टर को आपको दूसरे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सेम चीज मैंने लिया है, ये ऑलरेडी सर्कल कैसे लिया है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल की वैल्यू कैसे आएगी। ये आपकी सर्कल है, दिस इज योर, ध्यान से समझो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वेक्टर के कंसेप्ट है जो लास्ट 2 लेक्चर में मैं कवर की हूँ, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, तो उस सारे कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, एक्स है, एक्स है, मान लो ये आपका एक्स है, दिस इज योर वाई। तो यहाँ पे इसको आपने क्या लिया था, ए रो लिया था, इसको रो लिया था सर्कल, दिस इज योर ए रो का डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर है ए रो के डायरेक्शन, क्योंकि ये आपका रो था। तो यहाँ पे अगर ये ए रो भी एक वेक्टर है तो ये ए रो क्या वेक्टर तो है ना, ए रो आपका क्या यूनिट वेक्टर है। क्लियर? तो इस वेक्टर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप डिकम्पोज करोगे ए रो, तो इसका एक कंपोनेंट जो ए रो का आएगा, ऑब्वियसली रो का जो कंपोनेंट होगा जिस तरह से डिकम्पोज होगा वो भी उसी तरह से ए रो होगा। तो ए इस डायरेक्शन में इसका एक जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा, ए रो कोस फाई, और एक इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ये क्या आएगा, ए रो साइन फाई। सेम देखो यहाँ पे जिस तरह से हमने रो को डिकम्पोज किया था, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमें क्या मिला था, रो कोस फाई, वाई डायरेक्शन में हमें क्या मिला था, रो साइन फाई। तो ए रो को भी करोगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या मिलेगा,
ए रो कॉस फाइव एंड वाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा, ए रो साइन फाइव। तो यही चीज आपका यहाँ भी होगा, दैट इज इक्वल्स टू योर ए रो कॉस फाइव एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ए रो साइन फाइव। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ए रो ए फाइव ए जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ए रो के बाद ए फाइव आता है, तो ए फाइव जो होगा वो ए रो जो ए फाइव जो होगा आपका ए रो पे 90 डिग्री होगा। तो ये अगर आपका ए रो है तो इसके जस्ट 90 डिग्री पे आपका क्या होगा, ए फाइव होगा। क्लियर है। तो ये जो एंगल आपका आएगा वो 90 डिग्री होगा, दिस इज योर 90 डिग्री। अगर आपका ये ए फाइव है, क्लियर, दिस इज योर ए फाइव। तो आपको एक डाउट ये होगा कि यहाँ पे हम ए फाइव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम ए रो ए फाइव ए जेड कुछ इस तरह से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें यही सीक्वेंस लेना है, ए रो ए फाइव ए जेड। तो ये अगर आपका ए रो होगा तो इस डायरेक्शन में जो हम लेंगे वो माइनस ऑफ आपका सॉरी ए फाइव है, तो इस डायरेक्शन में जो हम लेंगे वो माइनस ऑफ आपका क्या होगा, ए फाइव होगा। तो दिस इज योर माइनस ऑफ ए फाइव यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो यहां से आपको मिल गया माइनस ऑफ ए फाइव। अब ये वेक्टर अगर आपको मिल चुका है तो इस वेक्टर को भी आप डिकम्पोज कर सकते हो टू डायरेक्शन में। तो अगर इस वेक्टर को आपने टू डायरेक्शन में डिकम्पोज किया तो ये क्या है आपका माइनस ऑफ ए फाइव। तो इसका एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट अगेन आपका इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर। जिस तरह से ए रो का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आया था और एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिला था, सेम आपका ए फाइव माइनस ए फाइव का एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा और एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये एंगल यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है। अब ये बताओ ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ए रो और माइनस ऑफ ए फाइव भी आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर। ए रो, ध्यान से समझो, ए रो और माइनस ऑफ ए फाइव भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल ऑलरेडी आपको पता है, यहां से देखो दिस इज एंगल फाइव, यहां से यहां तक का एंगल आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए रो और माइनस ए फाइव के बीच एंगल 90 डिग्री और एक्स और ए रो के बीच एंगल फाइव। तो ये जो एंगल मिला आपको, दिस एंगल ये जो अगर आप एंगल देखोगे तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव। क्लियर है। दिस एंगल इज योर 90 माइनस फाइव। तो यहां से अगर आप हम वैल्यू निकालें कि साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट आपका M है और ये पॉइंट आपका K है। करेक्ट। दिस इज योर O। ओके। एंड दिस पॉइंट इज योर ओके। तो देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू MK डिवाइडेड बाई योर दिस वैल्यू OK। OK की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ए फाइव। तो साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू हो जाएगी MK माइनस ऑफ ए फाइव। क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो फिर से। ये दो एंगल ए रो और माइनस ए फाइव के बीच आपका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका फाइव है एक्स से ए रो का बीच का एंगल, तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस फाइव होगा। तो यहाँ साइन, ये एक ट्रायंगल बना, देखो यहाँ पे ओ एम के एक ट्रायंगल बन रहा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकाले साइन 90 माइनस फाइव का, तो इसकी वैल्यू एम के डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ ए रो होगा। तो एम के क्या है आपका, देखो एम के जो है आपका, ये क्या है आपका वाई डायरेक्शन की वैल्यू है, एम के इज अलोंग वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी एम के इज योर वाई। तो यहाँ से y की जो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y विल बी इक्वल्स टू आपका साइन 90 माइनस फाइव माइनस ऑफ ए रो। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनली जो आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए फाइव कॉस फाइव। क्लियर। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक है, क्लास 10, 90 माइनस फाइव, फाइव माइनस 90 साइन कॉस की क्या वैल्यू होती है, ये आपका होमवर्क है, इसको फाइंड आउट करना। आज इसको आप पूरा रिविजन करोगे। ट्रिगो के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपके यूज होने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से आप पढ़ लेना। तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू आपका मिल जाएगा माइनस ए फाइव कॉस फाइव। करेक्ट। सेम वे हम साइन की वैल्यू निकाले, अगर cos 90 माइनस फाइव की हम वैल्यू निकाले तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 90 माइनस फाइव की वैल्यू हो जाएगी आपकी OM। देखो यहाँ पे OM डिवाइडेड बाई आपका OK, और OK की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ए फाइव। तो OM क्या है आपका x डिवाइडेड माइनस ऑफ ए फाइव। तो यहाँ से अगर हमने वैल्यू निकाला, x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस ऑफ योर माइनस ऑफ ए फाइव साइन फाइव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से x एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो एक रो की वजह से तो ऑलरेडी x के डायरेक्शन में एक वैल्यू था ए रो कॉस फाइव और y डायरेक्शन में एक वैल्यू था ए रो साइन फाइव। अब माइनस ए रो की वजह से भी आपकी x के डायरेक्शन में एक वैल्यू आई है, दैट इज इक्वल टू माइनस ए फाइव साइन फाइव। तो यहाँ पे एक वैल्यू और क्या हो जाएगी, माइनस ए फाइव साइन फाइव। और यहाँ पे y में भी एक वैल्यू क्या ऐड हो जाएगा, y में भी आपका एक वैल्यू ऐड हो जाएगा माइनस ऑफ ए फाइव योर कॉस फाइव। क्लियर। तो ये y का डायरेक्शन का इस डायरेक्शन का वैल्यू है। देखो y में ये कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट आएगा, तो ये वैल्यू y की इस तरफ आएगी।
क्लियर है। और ये x की वैल्यू कहाँ आ रही थी डिकम्पोज होने के बाद, इस डायरेक्शन। तो ये चीज याद रखना है, y की वैल्यू आपको ये o के मतलब -a5 को डिकम्पोज किए हमने, तो इसकी जो y की वैल्यू आ रही थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी और x की वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये जो वैल्यू y की है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब हमें x एंड y के अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर क्या है, ax है, और वो क्या है, ay है। क्लियर। ये भी टू यूनिट वेक्टर x एंड y की डायरेक्शन में। मतलब ये जो वैल्यू आप फाइनली जो आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे कि ax के डायरेक्शन में आपका टोटल वैल्यूज कितना होगा, जो फाई के कारण हुआ -a5 और एरो के कारण जो हुआ, तो ax के डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, एक तो एरो cos फाई, तो यहाँ पे हमने एरो cos फाई लिया, और एक वैल्यू हमें क्या मिली है, देखो x डायरेक्शन में एक वैल्यू और मिली है -a5 sin फाई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमने ले लिया -a5 sin फाई और दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से फाइनली हमें ax की वैल्यू मिल गई। क्लियर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिली ax इन टर्म्स ऑफ एरो a5, दैट इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ax इज द यूनिट वेक्टर ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखें ay की वैल्यू, अगर हम देखें दैट ay की वैल्यू अगर आप देखो तो इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकते हो, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू ax इक्वल टू योर cos फाई एरो माइनस ऑफ sin फाई a फाई, ये आपका ax आ गया। अब ay की अगर हम बात करें तो ay में एक तो एरो sin फाई ऑलरेडी था रो की वजह से, तो एरो sin फाई आ गया, और दूसरा जो आपका वैल्यू आया है दैट सेकंड वन इज इक्वल्स टू योर, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू योर, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर, देखो यहाँ पे y की वैल्यू -a5 cos फाई, -a5 cos फाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी -a5 cos फाई। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि -a5 cos फाई आपका कहाँ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो हमें किस में लेना है, ay के डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में लेना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ a5 cos फाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ऑफ दिस वन। तो फाइनली जो आपका वैल्यू आएगा क्या आएगा, sin फाई एरो माइनस माइनस प्लस cos फाई a5। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a y की वैल्यू मिल गई, यहाँ से ax की वैल्यू मिल गई, और az आपका एज इट इज az होगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, ax ay और az मिल गया। तो फाइनली इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे फाइनली जो आप वैल्यू लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू योर, दिस इज कॉल्ड योर, सबसे पहले अभी इस वैल्यू को हमें ध्यान रखना है, दैट इज योर ax ay az। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज a, ओके तो इसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखो, जिस तरह से आपने ax ay और az निकाला, क्लियर, ये तीन वैल्यू निकाला, तो उसी तरह से क्या आप a रो a5 और az निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें a रो के डायरेक्शन में एक्स वाई के जो भी कंपोनेंट हो, ए फाई के डायरेक्शन में एक्स वाई के जो कंपोनेंट हो, और ए जेड के डायरेक्शन में आपको एक्स वाई जेड के जो भी ए रो ए फाई और जेड के जो कंपोनेंट हो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए जेड के डायरेक्शन में ही है, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, ए रो और ए फाई के डायरेक्शन में हमें देखना होगा एक्स वाई जेड का कंपोनेंट। तो ये है आपका ए रो, करेक्ट, दिस इज योर ए रो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका किसका डायरेक्शन है, ए वाई का डायरेक्शन है। तो ये ए वाई को भी आप क्या करोगे, दो पार्ट में डिकम्पोज करोगे, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, किसका, ए वाई का। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ए रो के डायरेक्शन में ए वाई का कंपोनेंट मिल जाएगा और ए रो के डायरेक्शन में अगेन एक ए वाई का कंपोनेंट मिलेगा। अगेन अगर आप देखो ए एक्स को, अगर आप देखो तो ये आपका ए एक्स है, क्लियर, दिस इज योर ए एक्स। तो ए एक्स को भी अगर आप डिकम्पोज करोगे तो एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हमें किस डायरेक्शन में ए एक्स को लेना है या माइनस ऑफ ए एक्स को लेना है। अगर माइनस ऑफ ए एक्स को लोगे तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिकम्पोज करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो फॉर ए रो ए फाई और ए जेड। ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। इसको आपको करना है कि आपको किस डायरेक्शन में डिकम्पोज करना है यूनिट वेक्टर को टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए रो ए फाई ए जेड इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ए रो की वो मिलेगी कॉस फाई ए एक्स साइन फाई ए वाई, और ए फाई की जो वैल्यू मिलेगी माइनस साइन फाई ए एक्स कॉस फाई ए वाई, और ए जेड आपका एज इट इज ए जेड ही होगा। तो इस तरह से हमें यूनिट वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम वेक्टर ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब वेक्टर ट्रांसफॉर्म मीन्स आपका सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन and Cartesian to cylindrical coordinate system. So finally the relationship between ax, ay, az and a rho, a phi, az are obtained as, तो अगर हम ax लिखते हैं, मान लो आपका Cartesian coordinate system है, उसमें ax को आप कैसे लिखते हो, ax आपका x component along x direction, ay component along y direction, az component along z direction। तो
तो यहाँ पे ए एक्स और एक्स के बदले यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू देखो हमें कितनी मिली थी, फाइनली जो हमें एक्स की वैल्यू मिली थी दैट इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कॉस फाई ए वाई माइनस साइन फाई ए फाई, और ए वाई की जो वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, साइन फाई ए वाई प्लस आपका कॉस फाई ए वाई। तो इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो दिस ए एक्स की वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे, कॉस फाई ए वाई माइनस साइन फाई ए वाई, और ए वाई में क्या पुट करेंगे, साइन फाई ए वाई प्लस कॉस फाई ए फाई, और ए जेड आपका एज इट इज। तो यहाँ से अगर आपने इसको रीअरेंज किया, अब ये ए रो देन ए फाई और ए जेड के टर्म्स में अगर आपने रीअरेंज किया तो ये ए रो ए फाई ए जेड आ गया। मतलब ये जो ए रो है इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका ए रो का कंपोनेंट है, दिस इज फॉर ए रो। और ये जो कंप्लीट कंपोनेंट है वो किसके लिए है आपका, ए फाई का कंपोनेंट है, और ये जो कंप्लीट कंपोनेंट है वो किसके लिए है आपका, ए जेड का कंपोनेंट है। तो देखो ये वेक्टर ए जो था हमने स्टार्ट किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और एंड हम कहाँ पे हो रहे वेक्टर ए में, आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट से। देखो यहाँ पे दिस टू को, तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे ए रो की वैल्यू, ए फाई की वैल्यू और ए जेड की वैल्यू आपको नोन है। क्लियर है। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो ए रो की वैल्यू आपकी कितनी आई है, सो ए रो इक्वल टू ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल टू ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। अगर हम ए फाई की बात करें तो ए फाई की वैल्यू कितनी आई है, तो ए फाई इक्वल टू माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई, और ए जेड आपका ए जेड है। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम देखें, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में हमका कैलकुलेशन ईजी होता है और रिप्रेजेंटेशन भी ईजी होता है, और हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो ये भी आपका इस टाइप का इक्वेशन ही फॉर्म हो रहा। तो यहाँ पे ए रो ए फाई ए जेड अगर आपने लिखा इस तरह से, तो ये अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको आपने लिखा तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू कॉस फाई साइन फाई, और यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है। मतलब इसको अगर हम और एक्सपेंड करें तो इसकी पहली इक्वेशन को अगर आप देखो, द फर्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, योर कॉस फाई ए एक्स प्लस साइन फाई ए वाई प्लस 0 ए जेड। सेम अगर सेकेंड इक्वेशन को आप देखो तो इसको कैसे लिखोगे, आपका माइनस ऑफ साइन फाई ए एक्स प्लस इसको कैसे लिखोगे, कॉस फाई ए वाई प्लस 0 ए जेड। और अगर थर्ड इक्वेशन को लिखोगे तो क्या होगा, 0 योर ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस ए जेड। तो यहाँ पे आपका cos फाई साइन फाई एंड 0, दिस इज माइनस साइन फाई cos फाई 0 एंड दिस इज 0 0 1 आर ए एक्स ए वाई ए जेड। कैसे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे इसके फॉर्म होता है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, इक्वेशन को लिखने का, कि ए रो दिस इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसके रो को इसके कंजुगेटिव कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा, यानी cos फाई ए एक्स प्लस साइन फाई ए वाई एंड 0 ए जेड इक्वल टू आपका पहला ए रो। तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगी तो उसको डिस्कस करूंगी। फॉर अ टाइम बिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपका इस तरह से करने से आपको ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हम ए रो ए फाई ए जेड मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ आपका क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम किसका लिखो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ए रो ए फाई ए जेड। तो ए रो और ए रो की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, वहां से इक्वेशन से यहाँ पे ए रो की वैल्यू पुट कर दो, ए फाई की फाइंड आउट की है उसको यहाँ पे पुट कर दो, और ए जेड एज इट इज, और फिर कंपोनेंट कलेक्ट कर लो ए एक्स ए वाई और ए जेड का। तो यहाँ से ये जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो किसकी होगी, ए एक्स की होगी, ये जो कंप्लीट वैल्यू होगी ये किसकी होगी, ए वाई की होगी, और ये जो वैल्यू है ये आपका ए जेड का, और इसका ये यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो इस तरह से इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स की वैल्यू आपकी इतनी है, ए वाई ए जेड देखो ए एक्स की जो वैल्यू है हमने वही रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ए एक्स टू क्या है आपका ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई आपका ए एक्स है, और ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई आपका क्या है, ए वाई है। तो यही हमने लिखा है एक्स ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई एंड ए वाई इक्वल टू ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करके अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स ए वाई ए जेड, अगेन इसको आप सेम वे जो प्रीवियस मैंने डिस्कस किया है, कॉस फाई माइनस ऑफ साइन फाई 0 साइन फाई प्लस कॉस फाई 0 एंड 0 0 1 करोगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। और सेकेंड मेथड आपका क्या है, इन्वर्स निकालने का। ये तो हमने ए एक्स ए वाई ए जेड निकाला, पहले
इन टर्म्स ऑफ ए रो ए वाई ए जेड। अगर इसको इनवर्स ऑफ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ए एक्स ए वाई ए जेड निकालना है तो आपको क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू आपका होगा, यहाँ पे देखो ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे अगर हमें इनवर्स की वैल्यू, यही चीज को मैंने वहाँ पे सॉल्व किया कि इनवर्स निकालना है, मतलब ये वैल्यू आपको दिस इज इक्वल टू दिस, बट अगर ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ दिस मैट्रिक्स, दैट इज ए रो ए फाई ए जेड। जो भी आप मैथमेटिक्स में जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी दैट सेकेंड मैथड से भी, दैट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर, सेम चीज है आपका। तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, वो मैं आज डिस्कस कंप्लीट की हूँ। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक बार में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, पर 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजिली आपको वेक्टर से आप फैमिलियर हो जाओगे, डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर एंड सब कुछ, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके बाद गेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाय बाय।